देखिए, आज हम सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस में पाठ योजना फर्स्ट अर्थात लेसन प्लान फर्स्ट, जिसका प्रकरण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्लास 8 और क्लास 10 के फिजिकल साइंस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लेसन प्लान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 में आपको टोटल 5 कौशल पढ़ने थे, जिसमें से पहला आपका प्रस्तावना कौशल, दूसरा व्याख्यान कौशल, तीसरा प्रश्नीकरण कौशल, चौथा पुनर्बलन कौशल तथा लास्ट था हमारा श्यामपट्ट कौशल। उन सभी में आपको दो टॉपिक अर्थात प्रस्तावना कौशल में एक आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाना था, जो कि एक फिजिक्स से था, और दूसरा आपका केमिस्ट्री से। ठीक इसी प्रकार हमारे पांचों कौशलों से दो टॉपिक बनाए थे, जो टोटल अगर बात करें हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की तो टोटल 10 बने थे। उसके अलावा बात करें हम कौशल, तो जिसमें हमने 5 कौशल डिफाइन किया था। आज बात करते हैं हम लेसन प्लान की। तो देखिए, जो कौशल होते हैं वह केवल 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आपको बालक से टॉपिक प्राप्त करने होते हैं तथा उनके पूर्व ज्ञान से अग्र ज्ञान की तरफ जोड़ना होता है। जबकि बात करें हम लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान में आप स्टूडेंट्स को एक कोई टॉपिक उनकी क्लास से संबंधित थी, उनकी विषय वस्तु से संबंधित एक टॉपिक पे आपको डिफाइन करना होता है, जिसका जो समय होता है वह होता है 45 मिनट। अर्थात 45 मिनट एक पीरियड आपको टोटल कवर करने होते हैं और आपको टॉपिक डिफाइन करना होता है। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान फर्स्ट की। जैसा कि आप सभी ने कौशल में देखा कि सबसे पहले हम जिस कौशल का प्रयोग करते हैं उसे सबसे पहले हेडिंग के रूप में लिखते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है, तो हम लिखेंगे पाठ योजना फर्स्ट। यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लेसन प्लान फर्स्ट लिखेंगे। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वह होगा अभ्यास केंद्र, अर्थात आप अभ्यास कहाँ पे कर रहे हैं। उसके पश्चात आप दिनांक, आपने किस दिन पाठ योजना पर कार्य किया है, फिर कक्षा किस क्लास के लिए अरेंज किया है टॉपिक। उसके बाद वर्ग, विषय क्या है, तो मेरा विषय विज्ञान है। उप विषय क्या है, तो भौतिक विज्ञान है। कालांश सेकेंड है, अवधि 45 है। हालांकि बात की जाए क्लास 8 की, तो क्लास 8 में भौतिक विज्ञान डिवाइडेशन नहीं होता है सब्जेक्ट में, बट हमने टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया है। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड में क्लास 8 और क्लास 10 में प्रकाश का अपवर्तन एक टॉपिक है साइंस के अंतर्गत, जिसे आप सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट सामान्य उद्देश्य की। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट्स में सामान्य उद्देश्य विषय अनुसार सेम रहेंगे, लेकिन बात करें हम विशिष्ट उद्देश्य की तो यहाँ पे सभी का चेंज होगा। अर्थात सभी के विषय का जो विशिष्ट उद्देश्य होगा सभी के विषय और टॉपिक के अनुसार बदलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य में टोटल 5 पॉइंट्स हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अर्थात आप पाठ योजना क्यों बना रहे हैं उसका सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। सेकेंड है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड है छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। यह तो हो गया सामान्य उद्देश्य। ठीक इसी प्रकार यदि आप अदर किसी सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी से हैं, सोशल साइंस से हैं, तो आप विज्ञान के स्थान पे आप लिख सकते हैं कि छात्रों में विज्ञान के स्थान पर आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस तरीके से आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला जो पॉइंट है वह है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला, छात्र प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रकाश के अपवर्तन के महत्व को जान सकेंगे। इस तरीके से ज्ञानात्मक उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम बोधात्मक उद्देश्य की। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आपको यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है छात्र प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र सघन व विरल माध्यम को बताने में सक्षम होंगे। क्रियात्मक उद्देश्य होगा छात्र प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर सकेंगे। अर्थात विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम सभी को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। अब बात करते हैं हम सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री में आप क्या प्रयोग करेंगे,
तो प्रकाश के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। यहाँ पे आप डस्टर, चॉक, चार्ट पेपर इन तीनों वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं या बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर सहायक सामग्री की आवश्यकता है तो आप बालकों में इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आप दो ही शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है प्रश्नोत्तरी, दूसरा होता है व्याख्यान। पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। इस तरीके से लेसन प्लान का सेकेंड पेज भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लेसन प्लान के थर्ड पेज की, अर्थात प्रस्तावना और प्रश्न की। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी कौशलों को मिलाकर लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है, अर्थात प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्वलन कौशल और श्यामपट्ट कौशल, अर्थात पांचों कौशलों को मिला दिया जाए तो एक लेसन प्लान बनता है। अब बात करेंगे प्रस्तावना कौशल के प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन होगा मेरा, हम वस्तुओं को किसकी सहायता से देखते हैं? बालक जवाब देंगे प्रकाश की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? बालक जवाब देंगे सीधी रेखा में गमन करता है। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा, प्रकाश के पथ में दर्पण रख देने पर क्या होता है? बालक जवाब देंगे प्रकाश के पथ में दर्पण रखने पर प्रकाश अपने पथ से परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानी से भरी बाल्टी में छड़ डालने पर कैसा दिखाई देता है? बालक जवाब देंगे तिरछा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, छड़ तिरछा दिखाई क्यों देता है? यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वह समस्यात्मक होगा, अर्थात क्लास 8 या क्लास 10 के बालक इसका जवाब प्रॉपर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से प्रस्तावना कौशल के प्रश्न समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वह समस्यात्मक होगा, अर्थात बालक यहाँ पे मौन हो जाएंगे और आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अब उद्देश्य कथन की बात करते हैं तो आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण अर्थात व्याख्यान कौशल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे श्यामपट्ट बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, फिर छात्र या छात्रा कथन, उसके पश्चात श्यामपट्ट कार्य। तो विकासात्मक प्रश्न आप यहाँ पे पुनः चाहें तो पूछ सकते हैं या फिर सीधे सीधे आप डायरेक्टली व्याख्या करना प्रारंभ कर सकते हैं। श्यामपट्ट बिंदु में आप कौन सा टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं उसे लिख देंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्रकाश की परिभाषा, अर्थात व्याख्यान कौशल में सबसे पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है हमारा, वो होगा प्रकाश की परिभाषा। उससे पहले विकासात्मक प्रश्न देख लेते हैं हम। अंधेरे कमरे में हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती है या देता है? बालक जवाब देंगे उजाला या प्रकाश की कमी के कारण। आप श्यामपट्ट कार्य इसके साथ साथ करेंगे। श्यामपट्ट पे लिखेंगे प्रकाश की कमी या अनुपस्थिति के कारण हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। उसके पश्चात आप व्याख्या लिख के फर्स्ट पॉइंट प्रकाश की परिभाषा लेकर आप डिफाइन करना शुरू करेंगे, अर्थात एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे अंधेरे कमरे में कोई वस्तु हमें प्रकाश की कमी के कारण दिखाई नहीं देती है। उसके पश्चात हम प्रकाश को डिफाइन करेंगे, अर्थात प्रकाश का डेफिनेशन देंगे या परिभाषा देंगे। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है या दिखता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में होता है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इतना एक्सप्लेन करने के पश्चात आप संपट कार्य पर कार्य करेंगे, अर्थात प्रकाश विद्युत चुम्बकीय या विकिरण होता है जिसके कारण आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है और कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अंधेरे कमरे में देखने के लिए हम टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, सूर्य आदि का प्रयोग करते हैं जिसके कारण प्रकाश उत्पन्न हो जाए और हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकें। इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसके पश्चात जब तक कोई टॉपिक आप एक्सप्लेन करेंगे तब तक बालक शांतिपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे और देखेंगे। उसके पश्चात बालकों से आप कहेंगे कि अब हम आप सभी से कुछ प्रश्न पूछेंगे प्रकाश से संबंधित, जिनको उत्तर पता हो अर्थात जिसको आंसर पता हो वो उसका जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन होगा प्रकाश क्या है? बालक जवाब देंगे ऊर्जा का एक स्रोत। फिर आप इस पॉइंट को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश के कारण क्या होता है? बालक जवाब देंगे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप पुनः लिखना चाहें तो श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं कि प्रकाश के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। थर्ड क्वेश्चन होगा प्रकाश किस रूप में विकिरण होता है?
बालकों का जवाब होगा बिंदु विद्युत चुम्बकीय। पुनः फिर आप इस पॉइंट को बोर्ड पर लिखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युत चुम्बकीय अर्थात प्रकाश हमारे आँखों में क्या उत्पन्न करता है। बालक जवाब देंगे संवेदना। फिर आप बोर्ड पर लिखेंगे संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। बालक जवाब देंगे सूर्य, बल्ब, टॉर्च। आप इन सभी बिंदुओं को बोर्ड पर लिखेंगे। इसके पश्चात फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे सूर्य क्या है, या फिर सूर्य से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बालक जवाब देंगे कि सूर्य एक प्रकार का ग्रह है। फिर आप बोर्ड पर लिखेंगे सूर्य एक ग्रह है जो ऊर्जा का स्रोत है। इस तरीके से हम सैंपट बिंदु पर अर्थात सेकेंड टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ऊर्जा का स्रोत। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके पश्चात आप लिखेंगे छात्र तथा छात्रा कथन में कि बालक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्थात जब तक आप एक्सप्लेन करेंगे तब तक बालक ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे सूर्य ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसके अलावा तारे जुगनू भी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। वस्तुओं द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने या ना करने के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट दीप्त वस्तुएं और सेकेंड हो जाएगा अदीप्त वस्तुएं। फिर आप यहाँ पे सैंपट बिंदु में थर्ड पॉइंट लिखेंगे दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या हैं, तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू। फिर सेकेंड पॉइंट होगा अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, बल्ब, मेज, टॉर्च, मोमबत्ती आदि। उसके पश्चात बालकों से आप पुनः क्वेश्चन करेंगे, अर्थात बालकों पर किसी टॉपिक को बहुत बड़ा एक्सप्लेन करके बोझ नहीं करना है। आपको थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ाना है और उनसे प्रश्न पूछने हैं ताकि बालकों को कोई विषय वस्तु बोझ ना लगे। फिर उसके पश्चात आप बालकों से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए। बालक जवाब देंगे सूर्य, तारे, जुगनू। बोर्ड पर पुनः आप लिखेंगे सूर्य, तारे, जुगनू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दीप्त वस्तुओं के बारे में आप क्या जानते हैं। बालक जवाब देंगे जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं या जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिनमें, उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। पुनः आप बोर्ड पर लिखेंगे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अदीप्त वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। बालक जवाब देंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। पुनः आप बोर्ड पर लिखेंगे इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दीप्त वस्तुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। बालक जवाब देंगे सूर्य, तारे, जुगनू। पुनः आप बोर्ड पर लिखेंगे सूर्य, तारे, जुगनू दीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अदीप्त वस्तुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। बालकों का उत्तर होगा टॉर्च, चंद्रमा, बल्ब। पुनः आप इन सभी बिंदुओं को बोर्ड पर लिखेंगे। सैंपट बिंदु पर आप कार्य करेंगे। फोर्थ पॉइंट होगा प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन डिफाइन करने के लिए आप पुनः यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। बालक यहाँ पे मौन हो जाएंगे। उसके पश्चात आप प्रकाश के अपवर्तन पर एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह मुख्यतः दो अलग अलग माध्यमों के चाल के कारण होती है। पहला विरल से सघन माध्यम अर्थात हवा से पानी। हवा विरल माध्यम होता है, वहीं बात करें हम पानी की तो पानी सघन माध्यम होता है। प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट होगा सघन से विरल अर्थात प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हो जाती है। उसके पश्चात आप बताएंगे अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियमों तथा उसके डेफिनेशन को आपने डिफाइन किया। उसके पश्चात आप फिगर बनाएंगे या फिर आप पहले फिगर ड्रॉ करके ही एक्सप्लेन करेंगे कि आपतन बिंदु क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अविलंब क्या है, सघन और विरल माध्यम क्या है, आपतित किरण कौन सा कोण बना रहा है, अपवर्तित किरण कौन सा कोण बना रहा है, उसे किससे डिनोट करेंगे। उसके पश्चात ही आप एक्सप्लेन करें या फिर एक्सप्लेन करने के पश्चात तुरंत आप फिगर ड्रॉ करें।
साइंस के अधिकांश पॉइंट्स में आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, चाहे वह फिजिकल साइंस हो या फिर बायोलॉजिकल साइंस, या फिर हम बात करें चाहे वह फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। इन तीनों के अंतर्गत आपको फिगर के द्वारा ही बालकों को डिफाइन करना सही होगा। फिगर के द्वारा डिफाइन करना बालकों की समझ को और अधिक विकसित करता है और उससे आप सरलता से किसी भी पॉइंट्स को सही तरीके से समझा सकते हैं। उसके पश्चात आप बालकों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। प्रकाश क्या है? तो बालक उनका जवाब देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश के स्रोत बताइए। दीप्त व अदीप्त वस्तुओं को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन होगा प्रकाश के अपवर्तन को बताइए। देखिए, बोधात्मक प्रश्न इसलिए पूछे जाता है कि आपके जो पढ़ाने का टीचिंग स्किल है वह किस तरीके से आपने पढ़ाया है, बालक उससे प्रभावित हुए हैं या नहीं हुए हैं, छात्रों में आप अपने विषय वस्तु के प्रति इंटरेस्ट जागरूक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो एक्सप्लेन किया या फिर आपकी जो टीचिंग स्किल थी वह सभी बालकों के लिए उपयोगी थी या नहीं थी, अर्थात वे आपकी विषय वस्तु को ध्यान से सुन रहे थे, समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए माइक्रो टीचिंग का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे बालक या फिर यूँ कहा जाए कि छात्रा अध्यापिका या छात्र अध्यापक में किसी विषय वस्तु को समझाने के अर्थात टीचिंग स्किल उनका जो भी है उससे और बेहतरीन हो सके। उसके पश्चात निरीक्षण तालिका होगा। निरीक्षण तालिका में आप लिखेंगे छात्रा अध्यापिका छात्र या छात्रा से संपट कार्य अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। अर्थात आपको 45 मिनट अर्थात 45 मिनट किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। उसके पश्चात आप बालकों का निरीक्षण करेंगे कि वह बालक जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं या बोर्ड पे समझाया है उन्हें वह नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होंगे? तो जैसा कि आप सभी ने देखा बोधात्मक प्रश्न में आप उनसे पुनः क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश के स्रोतों के नाम बताइए तथा प्राकृतिक स्रोत को बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को समझाइए। फोर्थ पॉइंट होगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुनरावृत्ति प्रश्न में जो टॉपिक नहीं समझाएं या जो पॉइंट्स आप नहीं बताए हैं उससे क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक्स आपने उनकी विषय वस्तु से लिया था, जो एक्सप्लेन किया था, उसी से आप क्वेश्चन अरेंज करेंगे। उसके पश्चात बालकों को आप गृह कार्य देंगे, जैसे कि गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है प्रकाश को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट होगा प्रकाश के स्रोतों के आधार पर प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। थर्ड क्वेश्चन होगा दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन होगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या फिर प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। आलोचना, यहाँ पे आपका जो निरीक्षण होगा वह आपके सहपाठी नहीं, जो आपके निरीक्षक अध्यापक होंगे, टीचर होंगे, वही करेंगे, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इस तरीके से माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 बी लेसन प्लान फर्स्ट, जिसका टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन, जो कि फिजिकल साइंस के फिजिक्स का एक टॉपिक था, जो कि क्लास 8 और 10th दोनों क्लास यूपी बोर्ड में आपके साइंस में एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप इस तरीके से आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया हो।